नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, सारा प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पे है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को याद रखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारा प्रश्न आपका यूरोप में राष्ट्रवाद से ही मिले। देखिए, पहला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, तो कोई हमसे पूछ देगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, तो उनको बताना हमें जरूरी है ना। तो चलिए जानिए कि राष्ट्रवाद क्या है। लिखिएगा उत्तर में कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष में भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष में भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच क्या करती है, तो एकता का वाहक बनाती है। यही आपका राष्ट्रवाद का डिफिनेशन हो गया। यदि आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, ये प्रश्न परीक्षा में तो नहीं पूछा है, हम आपको इसलिए बता दिए क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हमें जानना जरूरी है कि राष्ट्रवाद क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब एग्जाम टाइप प्रश्न है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का अर्थ क्या होता है। घेटों का मतलब क्या होता है यूरोपीय इतिहास में, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर में क्या लिखिएगा, तो उत्तर लिख करके सभी को लिखिए। देखिए दोस्तों, हम आपको हमेशा बताते हैं, जितने भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिखिएगा ना 1-2 बार, तो खुद याद हो जाएगा, रटने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर में लिखिएगा कि घेटो शब्द का अर्थ यूरोप के शहरों में रहने वाले यहूदियों की बस्ती के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो घेटो शब्द का जो अर्थ है वो यूरोप के शहरों में रहने वाले यहूदियों के बस्ती के लिए होता है। ठीक है, इतना लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा परंतु वर्तमान में यह एक विशेष धर्म प्रजाति या सामान्य लोगों के रहने वाले के स्थान का बोध कराता है। कौन बोध कराता है, घेटो। यह जो है वर्तमान में यह एक विशेष धर्म प्रजाति या सामान्य लोगों को रहने वाले जो स्थान है उस स्थान का बोध कराता है। कौन, तो घेटो। तो समझ गए होंगे कि यूरोपीय इतिहास में घेटो का मतलब क्या होता है, घेटो का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को सभी लोग VVI लगा लीजिए। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। देखिए यह प्रश्न जो है इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा। कहाँ कहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा इस प्रश्न को कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, शायद दोस्तों इस बार पूछ सके ये परीक्षा में। तो चलिए इसका उत्तर में लिखिएगा कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका विपरीत थी। किसकी, तो देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो ऑस्ट्रिया की जो भूमिका थी वह विपरीत थी, वह नहीं चाहता था। ठीक है, वह विपरीत थी। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली जर्मनी का एकीकरण हो। कौन नहीं चाहता था, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली जर्मनी का एकीकरण हो। इसीलिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक जब राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती तब तब उसे कुचल देते। देखिए ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, तो मेटरनिक थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, तो मेटरनिक थे। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो इसे याद रखिएगा। तो मेटरनिक जब राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती थी ना तब तब वह कुचल देते थे। कौन, मेटरनिक ने ऐसा करता था। उसके बाद लिखेगा कि राष्ट्रवादी को दबाने के लिए ही उसने 1815 ईस्वी में वियना में अपना समर्थक देशों का एक सम्मेलन किया था। कौन किया था, तो चांसलर ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो 1885 ईस्वी में वियना में अपने समर्थक देशों का एक सम्मेलन किया था। तो इसको एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं और आपको याद रखना है, फिर उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, देखिए लिखिएगा कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका विपरीत थी। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली जर्मनी का एकीकरण हो, इसीलिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक जब जब राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती थी तब तब वह उसे कुचल देता था।
ठीक है। राष्ट्रवाद को दबाने के लिए ही उसने 1815 ईस्वी में वियना में अपने समर्थक देश का एक सम्मेलन किया। तो वियना में एक समर्थक देश का सम्मेलन 1885 ईस्वी में किस लिए किया गया? तो राष्ट्रवादी को दबाने के लिए किया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकता है। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अच्छी तरह से ध्यान देते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण तीसरा प्रश्न है, सभी लोग यह प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसे देखिए 4, 5 इतना भी आ रहा है, सभी आपका एग्जाम टाइप और क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है। तो 4 नंबर में देखिए क्या करा कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। पढ़े होंगे क्वेश्चन बैंक, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर कुछ भी पढ़ रहे हैं, टीचर भी आपको लिखाए होंगे, कहीं आप कोचिंग वगैरह जाते होंगे करने के लिए। तो यह प्रश्न कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। तो उत्तर में लिखिएगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। वह एक साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का समर्थन एवं योग सेनापति था। कौन? मेजनी। मेजनी जो था वह साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का समर्थन एवं योग सेनापति था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। मेजनी जो है वह संपूर्ण इटली का एकीकरण करके उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमैट का चांसलर, यहाँ पर चांसलर होगा, ठीक है, यहाँ पर शासक, ठीक है, शासक चांसलर एडवर्ड अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। कौन चाहता था? इटली का जब एकीकरण समझेगा ये क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन ये लंबा है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा, ठीक ना। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार इसमें फिर से रिवीजन करके लेकर चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय में यह प्रश्न आपका पूछेगा। कह कि इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। वह एक साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का समर्थन एवं योग सेनापति था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमौट का शासक चांसलर एडवर्ड अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। ठीक है। 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास और असफल हो रहे थे। देखिए 1848 ईस्वी तक इटली एकीकरण के जो किए गए प्रयास था वो असफल हो रहे थे, परंतु धीरे धीरे इटली में आंदोलन के कारण जागरूकता बढ़ गई थी। इटली में धीरे धीरे आंदोलन होता गया, उससे जागरूकता बढ़ गया मानव में, तो जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में कि इटली के एकीकरण में जो मेजनी का योगदान था वो योगदान क्या था, यानी कि मेजनी का उसमें क्या योगदान रहा था, उसी के बारे में आपको लिखना था। तो यह प्रश्न दोस्तों दीर्घ उत्तरीय में आपसे पूछ देगा 5 नंबर में, तो आप इसे याद रखिएगा। इसका हम आपको पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी लोग जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और 1-2 बार देखिए, उसे पढ़िएगा, ठीक ना। पढ़ने के बाद अपने कोशिश कीजिएगा कि कॉपी पे खुद से बिना देखे हुए लिखे, जहाँ फंसिएगा वहाँ देखिएगा। तो इस तरह से याद कीजिएगा ना, तो कंठस्थ में याद हो जाएगा, एग्जाम में भूलिएगा नहीं। ठीक है। तो रिवीजन जरूरी है, अभी रिवीजन कीजिएगा घर पे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर में पूछेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जी, जो हम बताए 4 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कह कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। यह सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एकदम। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो चलिए उसका कारण हम बता देते हैं। तो 1848 में फ्रांस का शासक लुई फिलिप था। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि 1848 में फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप था, जो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने विरोधियों को खुश करने के लिए, जो लुई फिलिप का विरोधी था उसको खुश करने के लिए सर्वनिम्न मध्यम वर्गीय नीति का सहारा लिया। कौन लिया? तो लुई फिलिप ने लिया। उसके बाद गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया था। ये इतना हरामी था कि गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया था, जो अब कोई काम ही नहीं किया था। जो प्रधानमंत्री बना था ना गीजो, उसको प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि गीजो फ्रांस में कोई सुधार का काम नहीं किया था।
फ्रांस का जो प्रधानमंत्री बना दिया था ये लुई फिलिप, जी हाँ लुई फिलिप, ठीक है, गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया था। और गीजो फ्रांस में कोई काम ही नहीं किया था, सुधार का काम कोई भी काम नहीं किया था। उसके बाद जिसके कारण फ्रांस में भूखमरी और बेरोजगारी, देखिए ये तो एकदम निश्चित है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो अपने देश में काम नहीं करेगा, कोई भी सुधार का काम नहीं करेगा, तो एकदम ऑटोमेटिक है कि वहाँ भूखमरी और बेरोजगारी एकदम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे हमारे बिहार में ही देख लीजिए ना, बिहार में भी पूरा बेरोजगारी के लेकर के कितना दम चल रहा है। कोई नेता आता था हम ये करेंगे वो करेंगे, 10 लाख नौकरी 20 लाख नौकरी देगा, अभी सब वोट ले रहा है। लेकिन इसके पहले भी तो इसी कह करके वोट दिया था, लेकिन कहाँ सबकी नौकरी दिया था? नौकरी दिया तो बेच रहा था, 10 लाख में आओ दरोगा की नौकरी लो, 15 लाख में दरोगा की नौकरी लो। तो ये सब बेरोजगारी और भूखमरिया का ना कारण है। उसके बाद लिखिएगा कि 22 फरवरी 1848 को, ठीक है, कब? 22 फरवरी 1848 को उदारवादियों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में, अब देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। कहाँ है? तो पेरिस है। एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिएगा। पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया, भंडारा हुआ था एकदम, सभी का न्योता उता मिला था, बल सभी आओ जी खाओ, ठीक है। पेरिस कहाँ के? फ्रांस की राजधानी है, वहाँ एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। परिणाम स्वरूप लुईस फिलिप को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। ये देखिए इंग्लैंड का था, क्यों भागना पड़ा? क्योंकि सर अब हमको चारा नहीं चलेगा, ये सब जनता को अपने बस में कर लिया है और सब मेरे विपरीत है, तो चलो भाई छोड़ छाड़ के भागो, वरना सब मार उड़ के हमको यहीं दफना ही देगा, ठीक है। ये समझकर अपना इंग्लैंड भाग गया था। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के लिए, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। पीडीएफ आप सभी लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए पहले, पीडीएफ रहेगा तो आप कभी भी याद कीजिएगा, ठीक है ना, हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि याद किए हैं कि नहीं याद किए हैं। तो आप सभी लोग जाकर पीडीएफ याद कर लीजिएगा और इसे याद कीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और याद कीजिएगा जितना भी पीडीएफ में प्रश्न मिलेगा उन सभी का। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक करते हैं हमें हौसला बढ़ता है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपका मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।